हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे और कूलाम्स लॉ से शुरू करेंगे। हेडिंग लगाते हैं कूलाम्स लॉ। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। कूलाम्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ 1785 साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, इनका नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। ठीक है, इन्हीं की नाम की वजह से हमने इसको नाम दिया कूलाम्स लॉ। ठीक है, अब कूलाम्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, जब अगर दो पॉइंट चार्जेस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट चार्जेस Q1 था एंड दूसरा पॉइंट चार्जेस Q2 था, और ये एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर थे। सेपरेशन डिस्टेंस मैंने मान लिया जो थी उसकी R थी। इसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि स्टेटमेंट क्या था, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें, पहला क्या था, ये दो पॉइंट चार्जेस जो हमने लिया इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी। तो इनके दोनों के बीच में चार्ज, ये डिपेंड करेगा चार्ज कैसे। अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव हैं अट्रैक्ट करेंगे, यानी सेम चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे। ठीक है, इसके बाद Q1 Q2 चार्ज है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है वो इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट। इनके दूसरे स्टेटमेंट में क्या था, F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो इसके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट भी उन्होंने बोला था, यही जो फोर्स होता है F acts along the line joining center of two charges। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट थे। पहला क्या था, जो इनके बीच का फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेटमेंट में था द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और तीसरा जो स्टेटमेंट था ये भी था, F acts along the line joining center of two charges। ये दोनों नियम को अगर पहला और दूसरा ले ले, हम इनको कंबाइन कर दें। ठीक है, कंबाइन करते हैं, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R स्क्वायर। पूरे फिजिक्स में हम लोग ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ते हैं जो प्रोपोर्शनल में हो। हमको क्या करना है, उसको इक्वल टू के साइन में लाना है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा, इस प्रोपोर्शनलिटी के हटाने के लिए कांस्टेंट के जोड़ा और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर K क्या है, K है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, K जहाँ पर आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और K को हम लोग क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पे एप्सिलॉन लिखते हैं। ये अभी यहाँ पर हमको थोड़ा अजीब लगेगा कि हम K की सीधा सा K क्यों नहीं लिख लेते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन लिखेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिक्कत होगी, लेकिन आगे जाके यही हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, रब कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन यहाँ तक आ गए थे हम लोग। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका कूलाम्स लॉ था।
अब के क्या था, के की वैल्यू को हम लोगों ने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन 0 लगा है यानी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻9। यूनिट के लिए देख लें, इधर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट जो है इसको क्या पढ़ेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम लेंगे उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी। एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पढ़ेंगे। अगर यहाँ से वैल्यू निकालें, इसको देखते हुए एप्सिलॉन से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, इसको इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू जब इसको लाएंगे इसके नीचे 9.0 10⁻9। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.25 इंटू 10⁻−12 8.85 इंटू 10⁻−12। अब इसकी यूनिट के लिए देखेंगे, अगर यहीं पे हम लोग रख दें इसको तो इसकी यूनिट हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान के चल रहा हूँ। एक बार इसको वैल्यू रख देते हैं के की पूरी वैल्यू, अगर इसके बाद रखेंगे ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं मान लूँ ये फोर्स जो है, इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इन मीडियम, ठीक है। अगर हम लोग चार्ज को मीडियम में प्लेस कर दें तो इसकी वैल्यू जो आएगी F, यहाँ पर मीडियम लिख देता हूँ, ये कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये वैक्यूम के लिए, एयर के लिए था, यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हुआ। जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, ओनली एप्सिलॉन, इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, यही दोनों चार्ज को उठा के किसी मीडियम में रख दें तो इसके बीच में जब फोर्स हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना लिख के एप्सिलॉन लिखा गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हमने रखा है उसकी परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब जहाँ से एप्सिलॉन ऊपर लिख लेते हैं, इसको रख करके, जहाँ पे एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो एप्सिलॉन आर जो है इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसी को और बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर यहाँ से देखें एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग बोल देते हैं के क्या है, इसी को बोले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, तो उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। और इसी को हम लोग, ठीक है, अगर ये वाला और ये वाला लिखें, यानी के की वैल्यू जो आएगी वो F एयर या वैक्यूम और F मीडियम, ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डिफिनीशन लिख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू जो थी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, जहाँ पे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम थी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को हम लोगों ने नाम दिया दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से देखें के या एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, के लिए एफ डिवाइड कर लें हम लोग, एक बार क्या रखें, ये रखें ऊपर और इसके नीचे, ये जो इसका रिलेशन आता है यही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या होगी। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज डिफाइंड as the ratio of forces between two point charges placed in vacuum to the force between the same charges placed in medium। ठीक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डिफिनीशन बनी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। 2 पॉइंट चार्जेज जब एक बार वैक्यूम में रखे हों और एक बार कोई मीडियम उनके बीच में आ जाए, इनका जो दोनों का रेशियो है उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेपरेशन सेम होती है। फिर आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 होती है, किसके लिए, फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक, हर तरह की डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और के की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, किसके लिए होती है के की वैल्यू इनफाइनाइट, फॉर मेटल। ठीक है, इसको नोट करते हैं। ठीक है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, किसके लिए, मेटल के लिए। सारी मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और यहाँ से जो था रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेटिव परमिटिविटी का था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं। एप्सिलॉन आर जो होती है ये ग्रेटर देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होता है फॉर एनी मीडियम, हर मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। और फॉर प्लाज्मा के लिए इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन आर की, ये लेस देन 1 होती है। ये हमको याद रखना है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम, हर तरह के मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। और फॉर प्लाज्मा एप्सिलॉन आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और ये कूलॉम्स लॉ था। अब इससे हम लोग 2-1 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 2 चार्जेस are separated by a distance of 1 meter. 2 charges are separated by a distance of 1 meter. Find the
मिनिमम फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, इसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, टू चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, फाइंड द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होगा इनके बीच में, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा। तो अगर हम लोग इसके लिए निकालें फोर्स, तो एक पॉइंट बना दो, फॉर मिनिमम फोर्स दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। ठीक है, तो जो इसके बीच में मिनिमम लगेगा, पहले इक्वेशन देखें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 चार्जेज हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका होल स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, तो इसको करते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻38। ठीक है, 10 और ये वाला इसके साथ ले लेते हैं, तो 9 इंटू 9 इंटू 2.56 और इंटू -38 से 9 माइनस कर देते हैं, 10⁻⁻29। अब ये फोर्स था और ये मिनिमम फोर्स था न्यूटन, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा मिनिमम फोर्स के लिए। फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या था। टू चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दो चार्जेज हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, इनके बीच का मिनिमम फोर्स हमको बताना है। मिनिमम फोर्स इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 इक्वेशन क्या था, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे Q1 और Q2, तो 1.6 10⁻⁻19 वैल्यू रखा, सॉल्व किया, आपके पास आंसर है 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ शुड a point charge Q be divided into two parts? How should a point charge Q be divided into two parts so that the force between them become मैक्सिमम? क्वेश्चन हम आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ शुड अ पॉइंट चार्ज क्यू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स? हाउ शुड अ पॉइंट चार्ज क्यू, यानी ये चार्ज है, इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, और जिसकी वजह से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, इनके बीच का जो फोर्स हो वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अगर मैं मान लिए चार्ज आपका यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है, अगर इसको आप मान लोगे स्मॉल क्यू, तो ये क्या बनेगा, टोटल क्यू था, ये बनेगा क्यू माइनस स्मॉल क्यू। चार्ज डिस्टेंस फिक्स है, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस है आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और दूसरा चार्ज है क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, अब हमको मैक्सिमम चाहिए, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, dF बाई
डी क्यू, ये आपको 0 के बराबर करना है। डी एफ बाई डी क्यू के लिए हम लोग देखते हैं, डी एफ बाई डी क्यू निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो ये तो आपके पास बचेगा, इसकी वैल्यू 1, यहाँ से बचेगा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर यानी 2q, और इसी को आपको 0 के बराबर करना है। अब ये वाली वैल्यू लो, q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, 2q को आपने उधर भेजा, 2q इज इक्वल टू q, एंड यहाँ से 2q इज इक्वल टू q, तो यहाँ से q की वैल्यू जो आ जाएगी q/2, यानी कि इस चार्ज को हमको 2q/2 के डिस्टेंस पर रखना है, जिससे क्या हो जाए, आपका फोर्स मैक्सिमम हो जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद कंपैरिजन कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ, यानी कि F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। कंपैरिजन करना है किसके किसके बीच में, कूलॉम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके दोनों के बीच में हमको कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले देखते हैं इसका और इसके बीच में। अगर इधर का हम लोग पॉइंट पहले लें, ये क्या होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग ये हो सकता है पहला पॉइंट, इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो फोर्स है, इट मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन, और स्टेटमेंट में भी था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसका मतलब ये तो अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्सन का। इसका एक दूसरा रिजल्ट ये है कि चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव ये उनका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि उनके बिहेवियर कैसा होता है। तो इस बेसिस पर चार्ज क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो ऑन दिस बेसिस चार्ज आर 2 टाइप, इस बेसिस पर कि ये अट्रैक्शन का हो सकता है, रिपल्सन का चार्ज आपको क्या होते हैं, 2 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, मास है m1 m2 दोनों मास है, और इसके लिए स्टेटमेंट थी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। इसका मतलब ये क्या है, इट इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन का फोर्स होता है, ठीक है। इट इज ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके बेसिस पर क्या था कि ये अट्रैक्शन का और रिपल्सन का है, तो इसके बेसिस पे चार्ज के 2 टाइप बने, और इसके बेसिस पे ऑन दिस बेसिस मास इज ओनली 1 टाइप, ठीक है, 1 टाइप का होगा इसके बेसिस पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर इसको हम लोग देखें, इसके अकॉर्डिंग क्या था, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसमें भी फॉलो हो रहा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ से देखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ पर भी आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। दूसरा जो होता है कि ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स के कंपैरिजन में देखें कि ये वाला फोर्स जो होता है ये बहुत ही फीबल फोर्स होता है, ये डिपेंड करेगा आपका साइज पे, इनके साइज पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के साइज पे डिपेंड करेगा। इसलिए अगर हम लोग कोई भी 2 ऑब्जेक्ट इस रूम में ले लें, एक ये मार्कर ले लो, एक दूसरा मार्कर ले लो, तो ये हमको फील नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अब मास के बेसिस पे जब ऑब्जेक्ट हम लोग बड़ा करते जाते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस
ऑब्जेक्ट बड़ा करते हैं तो क्या होता है, ये फोर्स हमको फील होता है, जैसे अर्थ के बीच में और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, वहाँ पर ये आपको फील होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये फोर्स जो होता है कि अच्छा देखो, प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके कंपैरिजन में ये 10⁻36 टाइम्स और इलेक्ट्रॉन के लिए 10⁻43 टाइम्स, इतना टाइम्स ये कमज़ोर होता है। प्रोटॉन के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे, प्रोटॉन के लिए लेंगे 10⁻36 टाइम्स और इलेक्ट्रॉन के लिए इतने टाइम्स ये कमज़ोर होता है। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जो इसके बीच में लगता है। ये बेसिक इसके बीच में कंपैरिजन था। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ हमको पढ़ना। मान लो एक चार्जेज ये है और इससे कुछ सेपरेशन पर दूसरा चार्जेज यहाँ पर है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन पॉजिटिव निगेटिव मान लिया मैंने, ये Q1 था और ये Q2, सेम लेना है। इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगा F1 2 और इसके वजह से इधर की तरफ फोर्स लगा F2 1। ये जो बना, ये बना वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बना R21, ठीक है। और इधर के लिए बना ये R12 और इसके लिए R21, ठीक है। अगर हम लोग F12 की बात करें, फोर्स 1 to 2, यानी कि फोर्स exerted on Q1 by Q2 और F21 जो है ये हो जाएगा फोर्स exerted on Q2 by Q1, ठीक है। अब अगर हम लोग F12 ले रहे हैं, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है ये रिपल्सन का फोर्स है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर लिखते हैं, हमको डायरेक्शन अगर बतानी थी इसकी तो ठीक है। अगर एक चीज़ देखो, जैसे मैं R12 था वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर में जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये R12 कैप लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R12 वेक्टर और नीचे मॉड R12, ठीक है। इसी को लिख लो R12 और नीचे R12, यानी कि डिस्टेंस सेम थी तो चाहो तो इसको आप R ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कैप के टर्म में आएंगे तो R21 लेंगे इधर की तरफ वाला और कैप और नीचे क्या हो जाएगा R। पहले एक बार आप ऐसे ले लो, अभी मत लिखो, R21, ठीक है। दूसरा हो जाएगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर जो हो जाएगा R12। अब थोड़ा सा यहाँ से देख, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स देखें, फोर्स F12 यूनिट में बात करें, जो R12 जो था कैप और यही किसके बराबर था, R21 कैप के। मैग्नीट्यूड बस इनका अपोजिट था, बाकी इनका सेम था। तो अब यहाँ से देखें F12 जो था वो किसके बराबर, माइनस F21 के। ये क्या हुआ, इसका मतलब कि जो फोर्स है मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट, यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर, तो इसका मतलब कूलॉम से जो लॉ होता है वो आपका न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है कि जब जितना फोर्स लगेगा उतना अपोजिट।
तो न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। हेडिंग लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। इसी को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। दो चार्जेस होते हैं, अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1, मान लो ये Q1 था, ये Q2 था, इनके बीच की कुछ सेपरेशन थी, तो हमने फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है हम लोग कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेज हैं, ठीक है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, हमने देखा फोर्स निकाल लिया। अगर यहाँ पर तीसरी आ जाए, तीसरा पॉइंट चार्जेज आ जाए और इस पॉइंट चार्जेज पर बात करें तो इसके बीच में भी फोर्स लगेगा। इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसके बीच में फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसके बीच ये तीसरे के आने की वजह से इनके बीच के फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेट फोर्स जो होता है हमको इसमें कैलकुलेट करना रहता है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, मान के चलिए ये चार्ज है Q1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर एक चार्ज है निगेटिव और एक चार्ज यहाँ पर है निगेटिव, ठीक है। इसके बीच में भी फोर्स लगेगा, इसके बीच में भी फोर्स लगेगा और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा। पॉजिटिव की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का होगा, यहाँ पर फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन का होगा। मान के चलिए इसको मैं मान लूँ F1, ये है F2 और ये जो है F3। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा F1 प्लस F2 और प्लस F3, ठीक है। अगर इसके बीच में इस यही प्लेन पर आपके पास n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेज आर प्रेजेंट, अगर n नंबर ऑफ चार्जेज हैं तब क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn। हमको सिंपल सा उनका वेक्टर सम ले लेना है। डिफिनीशन में देखें, इसकी डिफिनीशन क्या बना सकते हैं, तो द नेट फोर्स on a charge due to other is calculated by taking vector sum of all other charges, एट वंस, ठीक है। फिर से देखते क्या है, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू द अदर इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर चार्जेज एट वंस। यानी कि अगर यहाँ पर ये चार्ज है तो हमको सबके बीच में देख लेना है इनको और टोटल सम वेक्टर सम हमको निकाल लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हम लोग कंबाइन करके जोड़ देंगे, उनका वेक्टर सम आ जाएगा। और यही हम लोगों को पढ़ना था, क्या था, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अदर is calculated by taking vector sum of all other charges। ये आपका था, इसको नोट कर लीजिए। तो इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज 2Q शोन इन द फिगर।
यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो 2 क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों, यहाँ पर माइनस क्यों, और यहाँ पर प्लस क्यों चार्ज है। ठीक है। अब अगर ये आपका स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस है, ये भी है और ये भी है, हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ की बात करते हैं। ठीक है, ये 2 क्यों है और ये क्यों है, तो इस पर फोर्स लगेगा। इसका हम लोगों ने ये बना लिया इधर की तरफ, इसकी वजह से यहाँ पर सेम फोर्स लगेगा। तो मैंने नाम दिया, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगा, वो कैसा लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा इसकी वजह से। यहाँ पर इसको मैं नाम देके ऐसे कर दिया F1। ठीक है, और इनका रिजल्टेंट यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका रिजल्टेंट जो जाएगा वो ऐसे जाएगा। ये इसको यहाँ से निकालिए, 45 था, तो ये जो निकल के आएगा यहाँ से, देखिए जब 4 से निकालते हैं तो अगर इसको F2 मान लो, इसको F1 मान लो रिजल्टेंट को, तो F जो F1 है वो निकल कितना आएगा, यानी F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F और cos 90 डिग्री। तो यहाँ से F1 नेट जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2F स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू 0 हो जाए cos 90 की, तो यहाँ से आपके पास आया 2F, तो यहाँ से F1 जो आ जाएगा ये आ जाएगा √2F, यानी ये जो फोर्स था √2F था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं F2 जो फोर्स था, माइनस क्यों और 2 की वजह से जो इसके बीच में फोर्स लगा वो F2 था। वो क्या था कि 1/4πε0 क्यों और इंटू 2 क्यों बाई, अच्छा इसके बीच की डिस्टेंस क्या थी, ये √2a होगी, तो यहाँ की जो डिस्टेंस थी √2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ से देखते हैं F2, ये हो जाएगा 1/4πε0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा Q इंटू Q और a स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से आया। अब ये दोनों फोर्स देखते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या है, अपोजिट है, और डायरेक्शन में भी अपोजिट, सॉरी मैग्नीट्यूड में भी चेंज है, डायरेक्शन में भी चेंज है। तो हम लोग जब यहाँ पर देखेंगे F नेट जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये ज़्यादा है यानी √2F और माइनस F2। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं √2 और F1 की वैल्यू, इसके और इसके बीच में Q और 2Q के बीच में जो फोर्स लगेगा, A है साइड, थोड़ा सा यहाँ पर निकाल लेते हैं, जो F निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 1/4πε0 और Q इंटू 2Q और नीचे साइड a स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं √2 F1 की वैल्यू, F की इनकी वजह से जो होगा √2 F1, यानी कि इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1/4πε0 और 2Q और स्मॉल q a स्क्वायर माइनस F2 की वैल्यू हमने निकाला 1/4π, ये रफ कर लेते हैं, 4πε0 और Q a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या है 1/4πε0, 1/4πε0 Q ये और a स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन जो हुआ 1/4πε0 Q और a स्क्वायर, इतना कॉमन था। ठीक है, यहाँ पर बचा 2√2 और इधर से बाकी बचा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है -Q +Q और +Q, ये और ये
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको राइट करना है, यानी कि ये वाले प्लस क्यू पे हमको नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा। इसको मैं मान लूँ F1, ठीक है, इधर लगा। और ये माइनस, ये प्लस, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, F2। ठीक है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? इसके बीच में एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, 60 और 120 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60, तो इसके बीच का जो एंगल इधर का 120 बनेगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट जो इसकी वजह से रिजल्टेंट आएगा, ये इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा 60 और 60 के। अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें कि नेट फोर्स जो हो जाएगा, पहले ये निकाल लें, ये F है। ठीक है, तो F की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री। F रिजल्टेंट मान लो, इसको F रिजल्टेंट मान लो। ठीक है, अब देखें सेम चार्ज है, ठीक है, इसके और इसके बीच में एक बार पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, एक अट्रैक्शन का और रिपल्सन का फोर्स है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखें ये बने क्या, मान लो ये चार्ज सेम F1 F2 बराबर हैं, तो ये बन जाएगा 2F स्क्वायर। ठीक है, F1 F यानी कि 2F स्क्वायर और प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2F स्क्वायर से एक F स्क्वायर निकल जाएगा, यानी कि F, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट निकल के आ रहा है FR, जिसको हम लोगों ने माना था रिजल्टेंट, ये क्या बना आपका F। तो ठीक है, इसको हम लोग F ही नाम दे देते हैं, FR, जिसकी वैल्यू निकल के आई F। ठीक है, अब देखते हैं, सबको जब F माने थे F ही आया, तो इसके बीच का फोर्स जो निकल के आया क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह पे आप A लेंगे, A स्क्वायर। इसका मतलब यही आपका डायरेक्ट इसके बीच का इस पर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, चार्ज क्या थे Q1 Q2 यानी सेम थे चार्ज, Q1 Q2 सेम था, तो Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। यहाँ से देखें यानी कि F रिजल्टेंट F के बराबर था, तो यहाँ से यानी कि जो F रिजल्टेंट या नेट फोर्स था इस पर, नेट फोर्स वो कितना हो जाएगा, इसको चाहो तो आप K मान लो, K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं, ये आपका है स्क्वायर, सब पे यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर भी प्लस Q, यहाँ पर भी प्लस Q और यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज होती है हम लोग। स्क्वायर है तो ये साइड है A हो गई, ये भी A हो गई। ठीक है, कह रहा हम एक पॉइंट चार्ज इसमें रखें और कहाँ पर रखें जिससे कि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये चार्ज Q था, इसी को पुट करना था, हम लोगों ने इसको इसके सेंटर पर पुट कर दिया। यहाँ पर चार्ज जो Q था जो इसके सेंटर पर था, पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है। कह रहा पॉइंट ये Q चार्जेस को हम लोग इस सिस्टम पर कहाँ पर रखें जिससे ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो हम लोगों ने इसको इसके सेंटर पर रख दिया। ये कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, √2a। ठीक है, ये √2a होता है। यहाँ पर देखेंगे प्लस Q, इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ये प्लस Q, ये भी प्लस Q था, इस पर इस डायरेक्शन में लगा फोर्स। ठीक है, नाम दे दो, सेम होंगे दोनों F और A। ठीक है, 90 डिग्री पर था, इसका जो रिजल्टेंट जाएगा इसको मैंने नाम दे दिया इधर के लिए F1। 90 डिग्री पर था, ये 45 डिग्री पे आ जाएगा।
और ये होगा कितना, यहाँ से अगर हम लोग अभी जो निकाले हैं F1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² और cos 90, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से F1 जो आ जाएगा √2f, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस क्यों, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच की वजह से। तो इसके और इसके बीच की वजह से जो फोर्स लग रहा है इसको मैंने मान लिया F2। जो F2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 और क्यों सेम है तो Q² इसके बीच की डिस्टेंस यानी 2a², ये हो जाएगा। अब ये जो चार्ज हमने रखा, इस चार्ज की वजह से इसके और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लीजिए ये फोर्स 3 था, रिपल्सन का लगेगा, इसको बाहर की तरफ ही लगा लो, इसका तीनों का। ठीक है, देखो अब F3 हम लोग निकालते हैं इसके बीच में 1/4πε0 और ये क्यों है, ये यहाँ पर क्यों था, Q/a इसका आधा, तो इसका आधा यानी कि a/√2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जो F3 आ रहा है ये आ रहा है 1/4πε0, 2 ऊपर चला जाएगा 2Q/a²। ठीक है, ये यहाँ पर था। अब हम लोग देखते हैं कि इस पर नेट फोर्स जो है, तो F नेट यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, F नेट के लिए यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 और इसको हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, F1 की वैल्यू √2f थी यानी कि √2 इंटू F, ये दोनों बराबर थे यानी कि हो जाएगा 1/4πε0 Q² अब प्लस इसकी वैल्यू F2 की 1/4πε0, ये हो जाएगा Q² 2a² अब प्लस यहाँ से F3 यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी 1/4πε0 2Q/a²। ठीक है, इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं। फिर यहाँ से देखते हैं Q² a² 1/4πε0, Q² a² 1/4πε0, तो यहाँ पर नहीं है तो एक Q। ठीक है, ले लो कॉमन 1/4πε0 और Q/a², तो यहाँ से बचा √2Q। ठीक है, प्लस यहाँ से बचा Q/2 और प्लस यहाँ से बाकी बचा 2Q, ये इतना बाकी बचा और ये 0 के बराबर था। ठीक है, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, ये पूरी वैल्यू इधर 0 हो जाएगी, हम लोग इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। ये क्या था √2Q प्लस Q/2 और प्लस 2Q = 0, इसको इधर ले जाते हैं तो उधर हो जाएगा ये 2Q, जब ये इधर जाएगा 2√2Q और प्लस Q डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 2√2Q प्लस स्मॉल q 2 × 4 डिवाइडेड बाई 4।